Hello everyone, welcome to Vyas Edification. In this session we are going to discuss IIT JEE Advanced 22 question solution related to paper number 2, section number 2, that is multiple correct questions. Clear? So in this session we will include from question number 9 to question number 14 and their detailed solutions. Clear? So now we are going to discuss all the questions, so concentrate on a screen. So dear student, now we are going to discuss question number 9 from section number 2. In this question it is given to you, in this figure the inner or we can say the shaded region capital A represents radius capital A and the value of Ra is also given to you 1 meter or 1, within which the electrostatic charge density varies with the radial distance r. It means now we can say the charge is not uniformly distributed in this sphere and the charge, we can say the charge density is varying with the r, and this is given by a relation rho a equal to k times of r. Clear? Where k is a positive. In the spherical shell B of outer radius RB, the electrostatic charge density it varies as rho b equal to 2k by r. Clear? Now assume that the dimensions are taken care of. Clear? And all physical quantities are in SI units. Now we have to find which options is और are correct. इसका मतलब बेटा ये कि यहाँ पर आपका A भी करेक्ट हो सकता है, A और B भी हो सकते हैं, A B C भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि केवल एक ही ऑप्शन हो. ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज है. तो अगर आप एकदम करेक्ट आंसर देते हैं देन यू विल गेट +4 मार्क्स, और उसके बाद अगर आपने मान लो करेक्ट ऑप्शन जो है वो टोटल 3 है और आपने कोई 2 ऑप्शंस का करेक्ट आंसर दिया है तो हम बोलेंगे कि आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, दैट इज पार्शियल मार्किंग. यस और नो? तो इस तरह से जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन जो होते हैं बेटा यहाँ पर पार्शियल मार्किंग का प्रोविजन होता है. तो अब हम देखें कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर जाने, सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैट्स और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. क्लियर? सो now for the solution concentrate on a screen. Now listen carefully, very carefully. अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि हमारे पास एक स्फेयर है ना, और इस स्फेयर के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट चार्ज डेंसिटी जो है वो r के साथ वेरी कर रही है, और वो आपको बोला है कि ये है ना. तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि लेट्स सपोज द टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्फेयर इज ए QA. After this sphere we have a spherical shell having radius RB, और उसके अंदर मैंने मान लिया बेटा चार्ज मेरे पास है कितना बेटा QB. क्लियर? और वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग रिलेशन से वेरी कर रही है, दिस इज 2k by r. क्लियर? अब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द रेडियस RB. क्लियर? मतलब पहले हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं. हाँ, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा. यहाँ पर हम बोल सकते हैं चार्ज दैट इज इनसाइड दिस स्फीयर A, दिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ रो dV. अच्छा, रो क्या है बेटा? दिस इज नॉन एज चार्ज डेंसिटी. क्लियर? इट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ हमने लिखा. अच्छा, इसके बाद इसकी लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल है ना. तो पहले हम देखते हैं कि रो का वैल्यू क्या है. रो इज इक्वल टू हियर k टाइम्स ऑफ r. क्लियर? सो k r. अच्छा, अगर ये स्फेयर है बेटा, ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पर कोई मान लो एक छोटी सी कोई एक इमेजनरी यहाँ पर हम स्फेयर को एज्यूम कर लें और उसका रेडियस r है और उसकी थिकनेस dr, तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? दिस इज 4 pi r स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद dr. क्लियर? अच्छा, इसकी लिमिट क्या पुट करेंगे बेटा? लिमिट पुट करने वाले हम r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक, क्योंकि आपको r कितना दिया है? 1. क्लियर? सो 0 to 1. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यह है मेरा k कॉमन, 4 पाई भी मैंने यहाँ से क्या ले लिया बेटा? कॉमन. सो यहाँ पर आ गया मेरा 0 to 1, दिस इज r क्यूब मल्टीप्लाइड विद dr. क्लियर? सो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें वी कैन राइट लाइक दिस 4 पाई k, दिस इज r4/4 फ्रॉम 0 to 1. क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई k, अच्छा, डिवाइडेड बाई, अब देखो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फाइनल कितना आ जाएगा बेटा? 1/4, दिस इज इक्वल टू पाई k. क्लियर? सो जो चार्ज दिस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर A, दिस इज एक्चुअली गिवन एज अ पाई टाइम्स ऑफ k.
क्लियर टू एवरीवन। तो इस डेटा को हम एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर राइटिंग लाइक दिस क्यू ए एंड दिस शुड बी इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ के। क्लियर। अब हम ये देखते हैं बेटा कि जो स्फेरिकल शेल है बी, या हम ये बात करें कि ये जो आरबी रेडियस या बी जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस लिखेंगे बेटा रो डीवी, है ना। अच्छा रो क्या होगा बेटा, अब देखो अगर बी के अंदर डेंसिटी वेरी कर रही है बाई 2k बाई आर, या सुनो, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 2k बाई आर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डी आर। क्लियर। तो यहाँ से हम एक आर से एक आर को तो क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया बेटा 8 पाई के। क्लियर। अब बात आती है बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ, तो ये जो शेल है ये हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है, या सुनो, तो रेडियस हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा, आरबी तक। ठीक है। क्या आरबी की कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, वो हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो हम ऐसा लिखते हैं फ्रॉम 1 टू आरबी एंड दिस शुड बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ डी आर। क्लियर। तो अब हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 8 पाई के दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया बेटा आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 टू आरबी। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4 पाई के दिस शुड बी इक्वल टू आर बी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पर Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दिस इज QB, है ना। QB का वैल्यू है दिस इज 4 पाई के, यहाँ पर आ गया बेटा आर बी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन ए सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं Q टोटल, तो Q टोटल हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इन दोनों में से पाई के को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो गया बेटा 4 आर बी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा +1। क्लियर। सो यहाँ पर टोटल चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई के, ये आ जाएगा मेरे पास 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3। क्लियर टू एवरीवन। सो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। क्लियर। अब समझे बेटा। तो अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्या ये वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। सो टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट दिस इज गिवन बाय पाई के, यहाँ पर आ जाएगा 4 आर बी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 3। क्लियर टू एवरीवन। अब समझो बेटा, चलिए बेटा ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या गिवन है, आर बी। इफ आर बी इज गिवन टू यू दिस इज अंडर रूट ऑफ 3/2। ये कब होगा बेटा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एनीवेयर आउटसाइड बी। अब एक पॉइंट समझो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, KQ/R²। इसका मतलब वहां पर जो Q नेट है आउटसाइड एट एनी पॉइंट वी कैन से दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि R तो 0 हो नहीं सकता, K की वैल्यू भी फिक्स है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 के लिए अगर मैं ये कर दूं कि मेरा जो Q टोटल है इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई के, ये हो जाएगा 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3, इट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आउटसाइड द स्फीयर ऑफ बी वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 आर बी स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 3, तो यहाँ से आर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज 3/4। क्लियर। तो आरबी का वैल्यू मेरे पास आएगा बेटा अंडर रूट 3/2। ठीक है। अब देखते हैं बेटा ऑप्शन में क्या गिवन है, यहाँ पे तो अंडर रूट 3/2 दिया है ना। तो यहाँ पे इस चीज को समझे बेटा, अगर आपने अंडर रूट पे ध्यान नहीं दिया, ये अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में है। क्लियर। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, रॉन्ग। क्लियर। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर, अब हम चेक करते हैं बी। नाउ लिसन केयरफुली, इन ऑप्शन नंबर बी आरबी की वैल्यू अगर 3/2 है तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी। अच्छा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, क्लियर, एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस स्फेरिकल सरफेस। सो आउटसाइड कोई भी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया मेरा पी, तो इस पॉइंट पी पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, KQB। अच्छा यहाँ क्या बोला बेटा, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बोला है, जस्ट आउटसाइड मतलब ये क्या हो गया KQ बाई, यहाँ पर क्या आएगा बेटा KQ नेट या टोटल। क्लियर है। सो KQ टोटल
डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया मेरा आर बी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा के बाई आर बी। अच्छा, क्यू टोटल कितना था हमारा, पाई के, यहाँ पर हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर आर बी की वैल्यू को पुट करेंगे। आर बी की वैल्यू कितना बेटा, 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा के तो ऑलरेडी है, ये पाई के हमारे साथ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिसन केयरफुली, दिस इज के बाई आर बी। ठीक है, के बाई आर बी, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा पाई, दिस इज के एंड यस दिस पाई के। ओके, अच्छा के का वैल्यू भी कुछ गिवन है क्या यहाँ पे, ये देखो बेटा, यहाँ पर के जो है वो आपको रेडियल डेंसिटी के की वैल्यू पॉजिटिव है, बस इतना से दिया कांस्टेंट, इस चीज का ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो के की वैल्यू की अगर हम बात करें बेटा, एक के क्या है हमारा, एक के तो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और एक के हमारा कांस्टेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ था। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया हमारा आर बी, ये मेरा पाई के जो है ये कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज पाई के, यहाँ पर आ गया बेटा 4। अब आरबी की वैल्यू कितना रखेंगे, 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 9/4 माइनस 3। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, ये 9 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, सो यस दिस इज आर बी स्क्वायर, यस 9 माइनस 3। क्लियर है? यस करेक्ट। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड कितना होगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे हमने वैल्यू ये रखी थी बेटा। ठीक है, हमारा ये क्या है, 4r² ये हो गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं Vp, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा बेटा पाई के डिवाइड बाई दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 6। क्लियर है? अच्छा, आरबी का वैल्यू अभी भी है हमारे पास 3/2, तो एक काम करते हैं, पहले पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा, के अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट अ मिनट, के अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, आरबी की वैल्यू कितना बेटा 3/2, ये वैल्यू कितनी हो गई 6। क्लियर? सो यहाँ पे समझो बेटा ये कितना है 2 × 3 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर दिस इज गिवन बाय के बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, करेक्ट है। क्लियर हो रहा है बेटा, किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? लिसन केयरफुली। So for the option number C, if we say RB equal to 2, clear? So value of RB this is given to 2, okay fine. Then total charge in the configuration, so we can directly put this RB value in this expression. Clear? So this is equal to pi k 4 times of 2 square minus 3. Clear? So we can write like this, pi k, this is 4 multiply 4 16 minus 3. Clear? So this is equal to 13 pi k. Clear? So total charge this is present inside this configuration is 13 pi k, so this 15 pi k is wrong. Clear? Last, now we have RB equal to 5/2. Clear? तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा जस्ट आउटसाइड B। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ स्फीयर बी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू टोटल चार्ज क्यू अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आर बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन नॉट की टर्म में आंसर चाहिए। क्लियर? अच्छा, टोटल चार्ज कितना बेटा, पाई के 4 टाइम्स, आर बी का वैल्यू कितना लिया बेटा हमने 5/2, सो 5/2 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारा क्या आएगा वो आर बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25/4। क्लियर है? अब समझो बेटा, यहाँ से पाई को कैंसिल कर दो, यहाँ पर हो गया हमारा k/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, देखो 4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा बेटा 22। क्लियर? डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास क्या है 25/4, इस 4 से 4 को भी क्या कर दिया कैंसिल, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना बेटा 22k/25 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है,
यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे इन्होंने लिखा होता 13 पाई और 13 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही बेटा वो ये आ रही, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, के का वैल्यू तो के तो क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यूटी कितना आ गया ये, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू ये होगी, सो के अपॉन यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना हो गया 25, ये कैंसिल हो गया 25 माइनस 3 22/25, 4 से 4 कैंसिल हो गया 22k/25 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो अगर यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी थी ये है 22k और वहाँ पे 13 पाई, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ओनली ऑप्शन नंबर बी, क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, इजी, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। सो कंसंट्रेट करें बेटा स्क्रीन पे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन अ कैटेगरी ऑफ ऑलमोस्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना चाहिए कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है विद द आर तो हमें इंटीग्रेशन करके टोटल चार्ज निकालना है, क्लियर। उसके बाद आपको ऑप्शंस के थ्रू सारे वैल्यूज को पुट करके और आपको चूज करना था, क्लियर। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें डिफिकल्टी, क्या कोई ट्रिकी नहीं, ट्रिकी नहीं है बेटा, कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। और बेटा अगर मोर देन करेक्ट में ये क्वेश्चन है तो मोर देन करेक्ट का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमें हर ऑप्शंस को चेक करना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें टफ नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली हर ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Now dear student, we are going to discuss next question. This is question number 10. This is question number 10. Clear? Question number 10 we have from paper number 2 in section number 2. So now this question is related to current electricity. Clear? यहाँ पे आपको बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारे पास दो सर्किट है, सर्किट 1 एंड 2। दिस इज सर्किट नंबर 1, दिस इज सर्किट नंबर 2। और यहाँ पर R1, R2, R3 की वैल्यूज आपको गिवन है। P1 और P2 जो है पावर डिसिपेट होते हैं इन सर्किट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली जब हम कहते हैं कि यहाँ पर स्विच ऑफ है, मतलब हम कह सकते हैं कि S1 और S2 जो है वो ओपन कंडीशन में है, जिसमें S1 और S2 है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, ये हमें कंडीशन गिवन है। साथ साथ में आपको बोला कि Q1 और Q2 जो है वो पावर डिसिपेट है इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2, कब, जब स्विच S1 और S2 जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपको एक स्टेम दे दिया, ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें ये बताना है कि जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं और कौन से ऑप्शंस रॉन्ग हैं, क्लियर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन। अब देखिए बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो है ये मेरा है सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 1, क्लियर। और मैं यहाँ इसको जस्ट ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज सर्किट नंबर 2। बहुत ध्यान से समझना बेटा, छोटे छोटे पॉइंट से, क्वेश्चन टफ नहीं है, छोटे पॉइंट से बहुत ध्यान से क्लियर समझिएगा। सर्किट में आपको दिया R1, R2, R3 की वैल्यू दी है, मैं एक बार यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू कितना है, जस्ट अ मिनट। R1 वैल्यू इज गिवन टू यू, दिस इज 1 ओम, क्लियर। We can say here we have value, this is 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm। तो ये वैल्यू आपको दे दी बेटा 1 ohm, ये आपके पास है 2 ohm और ये वैल्यू आपके पास है 3 ohm, क्लियर है बेटा, यस। ये वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा, P1 और P2 जो है वो पावर डिसिपेट है इन सर्किट्स में जब हमारे S1 और S2 ओपन सिस्टम में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो पहले हम ऑप्शन को चेक करते हैं। व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, मतलब क्या हो रहा है बेटा, पहले हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी है ना, और वो बैटरी कनेक्ट की है वो 6 वोल्ट की है दोनों केसेस में। और हमारा इनिशियल जब हम बात कर रहे हैं तो S1 और S2 जो है ओपन है, ठीक है। तो मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, S1 एंड S2 बोथ आर ओपन। अब समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये S1 ओपन है तो हम कहेंगे इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 और 5 ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में कितने होते हैं बेटा 5 ओम। और ये जो है हमारा R, ये जो है R, ये हमें कितना दिया था बेटा, दिस इज 1/2, क्लियर। ये आपको दिया बेटा 1/2, क्लियर। सो 1/2 है, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाता है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, आज ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। आइए
तो अगर हम इसकी बात करें, जब ये ओपन है, सर्किट 1 कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक रजिस्टर लगा रखा है। ये रजिस्टर जो है मेरा हाफ ओम का है, और यहाँ पे अभी हमने बोला था कि सीरीज में है तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 ओम, क्लियर। और इसको हमने आगे जाके इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है विद ए एंड बी, और यहाँ पे हमने पहले बोला है कि इसको हम किसी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, यस 1। अब देखो बेटा एक पॉइंट समझो, यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों अभी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 5 इंटू हाफ डिवाइड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 प्लस हाफ, क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज 5/2 डिवाइड बाई दिस इज 11/2, क्लियर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 and 2 दिस इज कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दिस इज 5/11, और यहाँ पर आ गया मेरे पास ओम, क्लियर। अब ये सोचो 5/11 और 1 ये दोनों क्या है बेटा, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट अगर फर्स्ट के लिए हम बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन भी होगा बेटा कि यस यहाँ पे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना है बेटा, आर फर्स्ट, ये कितना आ जाएगा 1 + 5/11, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 16/11 ओम। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 16/11। सो इसको मैं रब कर रहा हूँ, कंसंट्रेट कर बेटा, थोड़ा सा स्पेस की लिमिटेशन है, आप भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बस हमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम यहाँ लिख के रखेंगे कि R1 ये कितना है बेटा, 16/11 ओम, क्लियर है। अब समझो, अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें बेटा सर्किट नंबर 2 की, ठीक है, ये किसकी बात की बेटा हमने, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सर्किट नंबर 2, तो सर्किट नंबर 2 पे अगर आप देखोगे R1, R2 और R3 ये सारे के सारे क्या है बेटा, पैरेलल, यस और नो। और यहाँ पर S1 जो है वो भी ओपन है, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं मान लो R2 लिख देता हूँ, ठीक है, या R सेकेंड लिख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, R सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्लियर है। अच्छा, R1, R2, R3 की वैल्यू हमें पता है, क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यहाँ से कितना आ गया बोलो, 6, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये हो गया 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 5 + 6, दिस इज 11, सो दिस इज 11/6। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ R सेकेंड, तो R सेकेंड इज इक्वल टू 6/11 ओम, क्लियर है। अब समझो बेटा, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ कि जो R सेकेंड है ये हमारा कितना आया बेटा, 6/11 ओम, क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब चलते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 1, पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में हमें बोला है when a voltage source of 6 volt is connected across A and B both circuit, we can say in both circuits P1 is less than P2, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि इस कंडीशन में कब, जब हमारे S1 A and B बोथ कनेक्टेड 6 वोल्ट पे, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा कि S1 और S2, क्योंकि P1 और P2 जो पावर डिसिपेट होगी कब, जब हमारे S1 और S2 ओपन है, क्लियर। तो एक रिलेशन हमें पता होता है, P इक्वल टू क्या होता है बेटा, V²/R। अब क्वेश्चन में आपको बोला है ऑप्शन नंबर ए में कि जो सोर्स है वो 6 वोल्ट का है, मतलब उसका वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा, यस सुनो। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पावर है हमारी वो क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। डायरेक्टली यू कैन सी R फर्स्ट इज ग्रेटर देन R सेकेंड, क्लियर टू यू। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली सेकेंड की, क्लियर। तो ये रिलेशन कब वैलिड होगा बेटा, ये रिलेशन तब वैलिड होगा जब हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि क्या मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर, यस और नो। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B, मतलब कांस्टेंट करंट सोर्स है हमारा, मतलब I की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है।
तो यहाँ पर हम बोलेंगे P, दिस शुड बी इक्वल टू I स्क्वायर R। क्लियर? तो यहाँ से आ गया मेरा पावर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो पावर जो हो गया, यानी जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है तो हम बोलेंगे कि इसका जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब आप देखो बेटा, दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ ज़्यादा है? डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ बेटा R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो अगर P1 की बात करूँगा, इन सेकेंड कंडीशन मैं कहूँगा कि P1 इज ग्रेटर देन P2 when R1 is greater than R2, constant current source we have, constant current source। क्लियर है बेटा? इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी अगर मैं चेक करूं, व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट, देन P1 इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बोलो क्लियर? यस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आपको बोला बेटा Q1 और P1 का रिलेशन हमें निकालना है। अब Q1 जो है वो क्या आएगा? Q1 इज ए पावर डिसिपिटेट व्हेन वी क्लोज स्विच S1। ठीक है? तो यहाँ पर आपको बोला है कि अगर ये S1 स्विच को मैं क्लोज कर देता हूँ, समझना, S1 स्विच को अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो जो इस सर्किट से पावर डिसिपिटेट होगी वो Q1 होगी। क्लियर? तो एक काम करते हैं, S1 को क्लोज कर दो। जैसे S1 को बेटा क्लोज करेंगे हम यहाँ पर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट सर्किट। यानी हम कह सकते हैं कि इस रजिस्टर में तो कोई करंट ही नहीं जाएगी। जैसे सुनो, तो इस रजिस्टर को भूल जाओ। अब यहाँ पे ये कितना है बेटा? 5 और यहाँ पे कितना है बेटा? हाफ। तो ओवरऑल अगर हम इसको वैल्यू को फाइंड करें तो R फर्स्ट किस सिचुएशन में बेटा? जब यहाँ पे स्विच S ऑन है। ठीक है? यहाँ हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हाफ डिवाइड बाई, ये आ जाएगा बेटा 11/2। यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल। दिस इज 5/11 ओम। क्लियर? तो यह हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया बेटा? 5/11 ओम। बोलो क्लियर है? यस और नो? अच्छा, अब अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है? ये जब ओपन था, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ S1 एंड S2, अगर मेरे पास क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा R1 अब इस सिचुएशन में आने वाला है बेटा 5/11 ओम। क्लियर? और यहाँ से जो हीट डिसिपिटेट होगी वो होगी हमारी Q फर्स्ट बोल दो या Q1 बोल दो, क्वेश्चन में Q1 दिया है। अगर यहाँ पे मैं S1 इसको भी अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 R3 और ये 2 R3 ये सारे क्या है बेटा? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हम इसको क्या इस तरह से इसका पहले इक्विवेलेंट निकाले, 1/R सेकेंड, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? ये कितना हो गया? 9 प्लस 3 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 12/6 और दिस इज 2/1। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो 1/2 ओम हो जाएगा। यस और नो? सो यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा बेटा R सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 1/2 ओम। क्लियर? अब चलते बेटा ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी में ये गिवन है, व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, मतलब हमारा पोटेंशियल यानी वोल्टेज जो है वो क्या है? कांस्टेंट। ओके फाइन, इट इज कनेक्टेड। सो हमें हीट में रिलेशन निकालना है कि जब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को हम यूज करेंगे तो किस वाली कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो मान लिया कि इसके अक्रॉस जो है वो Q सेकेंड है, समझना। अब हमें जो ये ऑप्शन सी में दिया है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं तो Q1 और P1 में रिलेशन निकालना है। P1 पावर डिसिपिटेट कब थी बेटा? जब स्विच ऑन था और ओपन था। क्लियर? तो यहाँ पर R1 कितना है बेटा? 16/11। ठीक है, और जब इसको हमने क्लोज कर दिया तब रेजिस्टेंस कितना? 5/11। तो मैं ये कहूँगा कि कौन सी कंडीशन में, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, यानी मैं अगर इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज R1। क्लियर? तो ये डेफिनेटली क्या है बेटा? ग्रेटर देन कंपेयर टू R1 इन ए Q सिचुएशन। क्लियर? यस और नो? यहाँ पर ये R1 जो है ये ग्रेटर देन है R फर्स्ट से, ये हमें पता लग गया। अब इससे क्या हुआ? अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को यूज कर रहे हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो पावर डिसिपिटेट है वो बेटा P1 है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो है वो मैंने मान रखा है Q फर्स्ट। यस और नो? तो इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसकी पावर डिसिपिटेट ज़्यादा होगी, मतलब ये आंसर आना चाहिए। मतलब Q1 शुड बी ग्रेटर देन P1।
क्लियर। और यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी भी क्या है बेटा, करेक्ट। बोलो क्लियर। अच्छा, ऑप्शन नंबर अगर हम 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 में बोला कि छोड़ो इसको, अब हम कांस्टेंट करंट, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट करंट सोर्स को यूज कर लें तो Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन बताना है। यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है बेटा। ये इसके पीछे छुप गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ Q1 Q2 के बीच में रिलेशन बताना है। अच्छा, अब कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है तो जो भी पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, या सुनो। तो अगर हम यह बात करें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 0.5 होता है और 0.4। सो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि R सेकंड जो है यहाँ पर ग्रेटर देन है मेरा R फर्स्ट से, या सुनो। तो यहाँ पे जो हीट डिसिपिटेट होगी Q2, इट शुड बी ग्रेटर देन Q1, क्लियर। सो हीट डिसिपिटेट इन सेकंड circuit it will be more compared to heat dissipate in circuit number 1 when S1 and S2 is close, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया बेटा वो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या रिलेशन दिया हुआ था, Q1 इज लेस ग्रेटर देन Q2, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा क्वेश्चन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को आंसर परफेक्टली दे पाएंगे, क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ इफ वी नाउ मूव टू द एनालिसिस पार्ट। सो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के चॉइस में अगर हम बात करें तो मैं इसको 5 रेटिंग दूंगा। यस, इजी टू मॉडरेट जो है कैटेगरी में आएगा। अगर कोई भी आप मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जो बहुत लेंदी होंगे, समझने में भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप उनको लीव करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जहां आपकी स्कोरिंग और अच्छी हो सकती है, क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सेक्शन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन a bubble has surface tension capital S. The ideal gas inside the bubble has ratio of specific heat gamma equal to 5/3. The bubble is exposed to the atmosphere and it always retains its spherical shape when the atmospheric pressure is PA1. Okay, fine. At that time the radius is R1 and the temperature is given T1. Clear? Now let's suppose situation changes when the atmospheric pressure becomes PA2 and temperature we have T2 and radius is given to you, that is R2, clear. Now this is the stem or the information is given to you. Now we have to find some relation or some results from the given information, clear to you. Now come to solution. Now listen carefully. यहाँ पे बेटा आपको क्या दिया है उस चीज को समझिए, कि जैसे मान लेते हैं कि एक बबल दिया बेटा, ये 100 बबल है, बबल का मतलब 100 बबल, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली इनसाइड कुछ प्रेशर होगा बेटा, यस और नो, यस और नो, इनसाइड कोई प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया P, सरफेस टेंशन आपको दिया बेटा S, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फर्स्ट कंडीशन में दिया PA1। तो क्या हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है बेटा, 4S बाई फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, R1, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस PA1 इट शुड बी इक्वल टू 4S बाई R1, क्लियर है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा, PA1 प्लस 4S बाई R1, क्लियर टू यू, यस और नो। सो लेट्स सपोज इसको मैंने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ऐसे ही बेटा हम सेकंड सिचुएशन के लिए क्या लिख सकते हैं, PA2 प्लस 4S बाई R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। सो now important part we have, this is a given information. Now in these options if we observe, in every options it is given perfect heat insulator, perfect heat insulator. Perfect heat insulator means we can say there is no interaction with surrounding, clear. So there is no interaction of heat with the surrounding, it means we can say this process is adiabatic process, clear. So I am writing here all these equations and now we are applying, I am writing first P equal to PA1 plus 4S by R1 and here we have P, this should be PA2 plus 4S by R2. Now actually I am applying here adiabatic process. So in the adiabatic process I can say, I can write like this, P1 V1 पावर गामा, दिस शुड बी इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। मतलब दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा बेटा पहले P1 की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मान लो ये P1 है, ये P2 है, क्लियर।
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी PA1 प्लस 4S/R1, क्लियर। अच्छा, मल्टीप्लाइड विद V1, तो यहाँ पर V1। अच्छा बेटा, ये तो एक स्फेरिकल सोप बबल है। सोप बबल की शेप कैसी होगी? स्फेयर। तो क्या हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं? बिल्कुल। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब पावर गामा, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं? दिस इज PA2 प्लस 4S/R2। अच्छा, यहाँ पे और क्या हो जाएगा? दिस इज 4/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा R2 क्यूब और इसकी पावर गामा, क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, गामा की वैल्यू भी आपको गिवन है बेटा। गामा की वैल्यू कितना है? 5/3, क्लियर। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि R1/R2 गामा बाई 3, क्लियर। सो गामा मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो 3 गामा, इट इज 5/3। this should be equal to, now listen carefully, it is equal to PA2 plus 4S/R2 divided by PA1 plus 4S/R1। अब समझना बेटा, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर हमें मिला R1/R2 पावर 5, this should be equal to PA2 plus 4S/R2 divided by PA1 plus 4S/R1। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए में R1/R2 की पावर 5, इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर बेटा 2 लिखा हुआ है ना। तो ये सोप बबल है ना। तो अगर सोप बबल है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 4, ठीक है। अगर एक लिक्विड ड्रॉप दी होती तो हम यहाँ पर 2 सरफेस लेते, मतलब 2 वैल्यू लेते, लेकिन सोप बबल में 2 सरफेसेस होती है तो हम यहाँ पे 4 काउंट करेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यस, ऑप्शन नंबर ए तो मेरा रॉन्ग हो गया, क्लियर है। यस सुनो। अच्छा बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको गिवन है, ठीक है। हम अगर अदर ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं बेटा। पहले ऑप्शन नंबर में 4 को डिस्कस करूंगा। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर आपको रिलेशन दिया है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर है। अच्छा, T टू द पावर गामा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू T1 टू द पावर गामा। अच्छा, P की बात करते हैं तो बेटा ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, PA1 प्लस 4S/R1, क्लियर, एंड इट शुड बी पावर 1 माइनस गामा। गामा कितना बेटा? 5/3, क्लियर। इट शुड बी इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक दिस, T2 पावर गामा, दिस इज PA2 प्लस 4S/R2 पावर 1 माइनस 5/3, क्लियर। अब एक पॉइंट समझो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? T1/T2, ठीक है। T1/T2 और इसकी पावर जो है हमें कितनी दी बेटा? आई थिंक 5 है, 5/2 देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं T1/T2 गामा। गामा की वैल्यू कितनी है बेटा? 5/3। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? PA2 प्लस 4S/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4S/R1। अच्छा, ये कितना आ जाएगा बेटा? -2/3, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखें, अगर क्यूब रूट लेते हैं दोनों साइड तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 से 3 तो वैसे भी कैंसिल है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? T1/T2, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 5/2, और इसको मुझे रिवर्स भी करना पड़ेगा। सो PA1 प्लस 4S/R1 डिवाइडेड बाई PA2 प्लस वी कैन से दिस इज 4S/R2। यस और नो? ये है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू थी माइनस में T टू द पावर गामा P टू द पावर 1 माइनस गामा, करेक्ट। सो यहाँ पर है -2/3, इसको मैंने इधर ले लिया -2/3, यहाँ T1/T2 हो गया, T1/T2 की पावर ये हो गई, तो यहाँ पर P2/P1 था, वो P1 हो गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, इफ द स्फेरिकल insulator we have, clear, so definitely we can say option number D is correct. So clear everyone? So यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बेटा T1/T2 पावर 5/2, इट शुड बी PA1 प्लस 4S/R1, दिस वन, क्लियर। यहाँ जो ऑप्शन बेटा आपको गिवन है, इसमें इसको आप T2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, और ये 5/2 है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस। नाउ लिसन केयरफुली। तो हमने ऑप्शन नंबर ए देखा, ऑप्शन नंबर हमने डी देखा, ठीक है। ए और डी दोनों, ए और ए की बात करते हैं, ए इज रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे।
ऑप्शन नंबर बी में आपको बोला द सरफेस ऑफ ए बबल इज ए परफेक्टली हीट इंसुलेटर, मतलब बोल रहे अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंजेज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। रॉन्ग है बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें और इंटरनल एनर्जी की बात करें, सो द सम ऑफ I can say sum of internal energy and we can say sum of internal energy and we can say surface energy. Clear? Surface energy. I am writing like this. Surface energy. So internal energy में जो change है और surface energy का sum, हम कहते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती। ये एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहता, लेकिन कब? ये तब रहेगा जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काउंट नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर कहाँ एक्सटर्नल फोर्स? अरे बेटा एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण से उस पर फोर्स लग रहा है और वहाँ पे वर्क डन हो गया। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा तभी जाके हम कहेंगे यहाँ पर कि टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी? कंजर्व। क्लियर? तो इस वाले केस में मैं ये बोलूँगा कि मेरा स्टेटमेंट जो है ये भी क्या है? रॉन्ग। तो फर्स्ट रॉन्ग था बेटा, सेकेंड भी रॉन्ग है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला कि अगर मान लो कि हीट जो है, अब जो है इसमें क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर। मतलब पहले हमने बोला था ना हीट इंसुलेटर है, अब हम बोल रहे हैं हीट कंडक्टर है। तो अब मुझे बता दो R1 और प्रेशर, इनमें रिलेशन क्या होगा? तो अगर ये बेटा परफेक्ट हीट कंडक्टर है और यहाँ पे आपको बोला है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? यहाँ पर R1 और इसमें रिलेशन निकालना। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई R1 क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू P2 4/3 पाई, दिस इज R2 क्यूब। क्लियर? यहाँ से हम देखेंगे बेटा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? R1/R2 दिस इज होल क्यूब, इट इज इक्वल टू P2/P1। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सुनो। अच्छा, अब बात आती है कि P2 P1 ये वैल्यूज तो हमें पता है। R1/R2 दिस इज होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? देखो R1/R2 क्या, तो यहाँ क्या आएगा? P2/P1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा PA2 प्लस 4S/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4S/R1। क्लियर? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या है बेटा? करेक्ट, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। क्लियर? सो दिस इज ए क्वेश्चन। तो देखा जाए तो बेटा क्वेश्चन इजी है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, लेकिन इतना भी इजी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ था। ऑप्शंस के थ्रू आपको सारी चीज़ों को चेक करना है। तो मैं आपको बोलूँगा क्या कोई थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड था? नहीं बेटा, केवल एक प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, उसका फॉर्मूला आता है तो आपको समझना है। उसके अलावा क्या और कोई चैप्टर इसमें इंक्लूडेड थे? आपको सोच के देखो बेटा, हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई कैलकुलेशन है, उतनी कैलकुलेशन नहीं है, हाँ ट्रिकी आंसर है। ठीक है, ऑप्शंस को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैं इसको मॉडरेट से हार्ड लेवल पे इसको रेटिंग दूंगा। Clear to everyone? So this is all about this question. Now dear student, we are going to discuss question number 12 of section number 2 and paper number 2. In this question it is given to you a disk of radius capital R with uniform positively charged density sigma is placed on the xy plane with its center at the origin. The Coulomb potential along the z axis, this is given to you, sigma upon 2 epsilon naught under root of r square plus z square minus z. Clear? A particle of positive charge is placed at rest at a point on the z axis, z equal to z naught. This is given to you, and it is also given z naught is greater than 0. In addition to Coulomb force, one more force this is acting on that charge particle. This is given by F vector equal to minus times of C k k. Clear? Here C is greater than 0. Now one more relation is given. This beta, this is actually beta. Beta equal to 2 times C epsilon naught upon Q sigma. Clear? Now we have to check out of the 4 options which option is correct. Clear? So my dear student, this is again a very simple question, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही दे दिया है।
ठीक है। अगर मान लो आपको ये पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं देता तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछता, तो पहले अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपने क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई की है, आपने सारे लेक्चर्स में, अगर सारे लेक्चर नोट्स आपके पास हैं और अगर आपने उनको अच्छे से रिवाइज किया तो ये क्वेश्चन हम वैसे भी क्लास में करते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है, हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, सो स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेट करें स्क्रीन पे। And let's suppose I am saying this is a disk. Let's suppose this is disk. Clear? And यहाँ पर आपको एक डिस्क दे दी बेटा और इसकी रेडियस आपको गिवन है दैट इज आर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है बेटा? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है कि एक्स वाई प्लेन में हमने इसको रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा कि ये जो है ये डायरेक्शन हमारा हो गया एक्स, और मान लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या है बेटा? वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज को प्लेस कर रहे हैं और वो चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको हम जेड एक्सिस पे प्लेस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है बेटा? ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है हमारी जेड एक्सिस को, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक चार्ज को प्लेस कर दिया। सो लेट्स सपोज हियर वी हैव अ चार्ज, दिस चार्ज इज क्यू। क्लियर टू यू? अब इसके बाद ये बोला कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास रखते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उसके अलावा इस पर एक एडिशनल फोर्स भी लग रहा है, और वो आपको बोला है कि एफ फैक्टर जो है माइनस टाइम्स ऑफ सी के है ना। यहाँ पर आपको बोला है कि वो फोर्स दिस वन। अब ये माइनस के केप दिया, इसका मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसका जो फोर्स लग रहा है सी वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सी। यस। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना लगेगा बेटा? क्यू ई। ठीक है। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है? वो इंपॉर्टेंट है। यस, लिसन केयरफुली। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दिस इज इक्वल टू, अब आप ये समझो कि जो चार्ज को हमने प्लेस किया है वो कहाँ प्लेस किया है? अलोंग द एक्सिस। अच्छा, अलोंग द एक्सिस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किया है, और वो डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज इक्वल टू जेड नॉट। यस और नो? क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा बेटा? 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो क्लियर है? यस और नो? यस। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर एक तो अगर आप लिखना चाह रहे हो कि सर नेट फोर्स लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा एफ नेट, दिस शुड बी इक्वल टू, नाउ लिसन केयरफुली, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो ये हो गया बेटा माइनस सी के, ये तो क्या है बेटा? फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है बेटा? जेड नॉट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? चलो पहले फोर्स ही लिख रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया बेटा? माइनस सी के, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, वो कितना हो जाएगा? दैट इज क्यू ई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस दिस इज जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब एक पॉइंट और समझो, ये तो वैल्यू होगी बेटा किसकी? फोर्स की। यहाँ पर एक वैल्यू आई है क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक वैल्यू भी आपको गिवन है बीटा। लिसन केयरफुली, बीटा इक्वल टू व्हाट? 2c एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय क्यू सिग्मा। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे ये बता दो c बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? c बाई बीटा कितना हो जाएगा? दिस इज क्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके, सो c बाई बीटा इक्वल टू दिस वन। तो जहाँ भी बेटा हमें q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? c बाई बीटा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ फोर्स वाली इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आएगी कुछ ऑब्जर्वेशंस में। एफ नेट दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस सी के प्लस, नाउ q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू c बाई बीटा। सो c बाई बीटा, क्लियर, दिस इज 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ वी कैन से आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब समझते हैं। चलिए,
अब ये तो बात हो गई कि बेटा कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे क्या हम नेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं? अब आप बोलोगे सर नेट वर्क डन की जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा? क्यों? क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, समझना, सी फोर्स जो है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड सी है, अगर उसकी बात करें वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। या सुनो, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ डिस्क की तरफ आने वाला है। और अगर नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज दैट विल बी नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या करेगा बेटा? अवे फ्रॉम जाएगा ओरिजिन से। क्लियर? तो इसका मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा बेटा। अगर नेट वर्क डन जो भी आता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारा जो चार्ज है वो किधर जाएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर यही हमारा नेगेटिव हो जाता है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हमारा किधर जाएगा? दिस इज अवे फ्रॉम, ये आता है बेटा टुवर्ड्स, और एक हो जाएगा हमारा दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप बोलोगे सर इन सब का इन क्वेश्चन से क्या रिलेशन बेटा है? अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब समझना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा कि फोर्स, नेट फोर्स की, नेट वर्क डन की बात करते हैं, फोर्स तो हम देख चुके हैं, नेट वर्क डन। अब नेट वर्क डन की बात करते हैं तो बेटा एक वर्क डन तो होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? सी, तो हम लिखेंगे सी, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था ओरिजिन से? जेड नॉट, तो हम लिखेंगे एक फोर्स हो गया मेरा सी जेड नॉट। समझना, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक वर्क डन आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनकी वो भी वर्क डन होंगे। क्यों? तो वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा? सोच के देखो, वो वर्क डन कैसे आएगा? हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना? कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो सेंटर से किसी पर्टिकुलर हाइट पे प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ चेंज इन मतलब क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर? सो दिस शुड बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर बेटा? अच्छा, यू इनिशियल को क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। बोलो क्लियर है? यस और नो? अच्छा, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। ये कितना आ गया हमारा? प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अब इसकी पोजीशन समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे मान लेते हैं कि बेटा ये हमारे पास डिस्क है। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पहले चार्ज की पोजीशन थी क्यू, और कितने डिस्टेंस पर है? दिस इज एट ए डिस्टेंस जेड नॉट सेंटर से। क्लियर? अच्छा, एक तो हमें निकालना है वी इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल, और एक हमारा आ जाएगा फाइनल जो है पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल जो है बेटा वो जेड नॉट डिस्टेंस पर है, और हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सेंटर पे आ गया। ठीक है? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मीन्स दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर? 0,0,0। क्लियर? तो ये हो गया। तो अगर यही चार्ज पार्टिकल मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है, यही चार्ज पार्टिकल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? z इक्वल टू 0। यस और नो? तो आप ये समझ के बताओ बेटा कि यहाँ नेट वर्क डन उसका हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शंस में देखो बेटा बीटा का वैल्यू दिया है, जेड नॉट दिया है, और फिर ये बोला कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि what is the condition that the particle will reaches to the origin। yes or no? और वो कंडीशन क्या होगी कि जो भी नेट वर्क डन हो रहा है बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वो नेट वर्क डन जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पर्टिकुलर ग्रेटर देन 0 वर्क डन के लिए जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। अगर वो वैल्यू मुझे पता लग जाए तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है या ओरिजिन से दूर जा रहा है। क्लियर है बेटा? सो हमारा ये डायग्राम था, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। लिसन केयरफुली। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? सी जेड नॉट प्लस क्यू। अच्छा, वी का फॉर्मूला हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, ये तो बेटा क्या आया, वी इनिशियल। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज वी इनिशियल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिस वन। दिस इज वैल्यू ऑफ वी इनिशियल। क्लियर। अभी तो वी फाइनल बाकी है। वी फाइनल के केस में क्या हो जाएगा बेटा, वी फाइनल के केस में हम बोलेंगे, वी फाइनल के केस में यस, वी फाइनल के केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद आर। क्लियर है बेटा, यस और नो। तो अगर हम इसको देखें तो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सी बाई बीटा। यस और नो। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं सी जेड नॉट सी बाई बीटा। क्लियर। अभी हमने निकाला था बेटा सी बाई बीटा, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो गया, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस आर। क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बोर्ड पे कंसंट्रेट करें किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, नेट वर्क डन, दिस नेट वर्क डन दिस इज इक्वल टू, वी कैन से सी जेड नॉट प्लस सी बाई बीटा। क्लियर। एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी बाई बीटा मल्टीप्लाई जेड माइनस सी बाई बीटा मल्टीप्लाइड विद आर। क्लियर। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जेड है, इस जेड को हम क्या ले लेते हैं, जेड नॉट। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, जेड नॉट। तो यहाँ पर हो गया बेटा जेड नॉट जेड नॉट। ठीक है, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं सी जेड नॉट को। पहले देखो क्या बचा बेटा, 1 माइनस 1 बाई बीटा। क्लियर। और नेक्स्ट में हम कॉमन ले लेते हैं सी बाई बीटा, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर। बोलो क्लियर है, यस और नो। अच्छा, अब आप बोलो सर ये हो क्या रहा है। अरे बेटा अभी देखना, यहाँ समझो। अब हम अगर ऑप्शंस को चेक करें, ऑप्शन नंबर 1 में भी बीटा की वैल्यू 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है। तो एक काम करते हैं, बीटा की वैल्यू 1/4 रख देते हैं और वर्क डन देखते हैं, है ना। तो नेट वर्क डन कब, जब बीटा की वैल्यू को हमने क्या पुट किया बेटा, 1/4। क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी जेड नॉट 1 माइनस 1/4 प्लस, अच्छा सी बाई बीटा। अच्छा सी बाई बीटा की बात करें तो सी, अच्छा बीटा कितना बेटा 1/4, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं 4c। बोलो क्लियर। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर। बोलो क्लियर है, यस और नो। अच्छा, तो अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये फाइंड करना है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेट वर्क डन पॉजिटिव जो है जेड की किस वैल्यू तक रहेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उससे ज़्यादा अगर जेड की वैल्यू रहेगी तो हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, और उससे अगर कम वैल्यू रही तो पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं आएगा। क्लियर। वही हमें यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें से चूज करना है। बोलो क्लियर है, यस और नो। अच्छा, कौन सा हटाऊँ, ये वाला हटा दे, चलो ये हटा देते हैं, जरूरत नहीं। नाउ लिसन केयरफुली। तो यहाँ से अगर हम बात करें नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं this is what -4, so this is -3c z नॉट प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4c, और यहाँ पे r माइनस का है तो ये भी ले लेता हूँ -4c r। क्लियर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4c अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा जेड नॉट स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, नेट वर्क डन को मैंने बोला कि मेरा नेट वर्क डन जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3c z नॉट प्लस 4c r, इट शुड बी लेस देन 4c अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। क्लियर। अब एक काम करते हैं, c इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 9 टाइम्स ऑफ जेड नॉट स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस 12 आर जेड नॉट, दिस शुड बी लेस देन, यहाँ कितना हो जाएगा 16, दिस इज आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 जेड नॉट स्क्वायर प्लस 12 आर जेड नॉट, दिस शुड बी लेस देन 16 आर स्क्वायर प्लस 16 जेड नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म हो रहा है 16 आर स्क्वायर।
क्लियर। यहाँ पे इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसिल। क्लियर। 9z0 स्क्वायर को इधर ले जाओ, कितना बचा बेटा 7z0 स्क्वायर। यस और नो। यहाँ हमने z0 लिख दिया है क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ z0 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ कितना बेटा अच्छा ग्रेटर देन आएगा, यस डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ जाएगा 12, दिस इज 12 r z0, yes or no, this is what again I am saying here 3z0 square, this is 4r, so 12 3 we have 4, this is 24, yes this is 24 r z0, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 24, बोलो क्लियर है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 9z0 स्क्वायर है, यहाँ पे 12r z0 है, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन ये, तो यहाँ से वैल्यू होगी 7z0 स्क्वायर, और ये हो गई हमारी दिस इज 24r z0, ये लेस देन, बोलो क्लियर। अब इसको इधर लेके जाओ, कितना हो गया बेटा 7, सो 7z0 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू, I'm again writing 7z0 square, this is 16z0 square minus 9z0 square, and this should be greater than 24r z0। यहाँ से यहाँ इसको क्या कर दो बेटा कैंसिल, मतलब z0 it should be greater than 24r by 7, क्लियर टू यू। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वैल्यू हमने किसके लिए निकाली कि जो हमारा नेट वर्क डन है वो नेट वर्क डन जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वो तब होगा जब आपने जो z0 की वैल्यू ली है वो 24r/7 से ज़्यादा हो, ठीक है, तभी जाके पार्टिकल ओरिजिन से पास होगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। फॉर बीटा इक्वल टू 1/4 z0 इक्वल टू दिस वन, देखो वहाँ 24r/7 है या 25r/7 है, तो पार्टिकल रीचेज द ओरिजिन, यस डेफिनेटली पहुँचेगा, हंसते हंसते पहुँचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड देखते हैं, अगर बीटा की वैल्यू 1/4 है और z0 3/7 है, 3/7 मतलब वैल्यू कम है, तो पार्टिकल रीचेज, नहीं ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बीटा इक्वल टू 1/4 और आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू है r/√3, r/√3 मतलब एक तो रेडियस है उसका भी 1/√3 और z0 तो उससे कहीं ज़्यादा है, देखो 20/4 टाइम्स ऑफ r है और r का भी 1/√3 है, ये वैल्यू तो बहुत नेग्लिजिबल है, यस सुनो। तो अगर वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो मैं कहूँगा कि हाँ यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पार्टिकल जो है अगर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग जाए और नेट एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाए तो ये पार्टिकल जो है वापस z0 पे जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नेट फोर्स जो है वो क्या होगा ये समझो, तो हमारे जो नेट फोर्स की इक्वेशन थी उसमें आप बीटा की वैल्यू z0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हमारा फोर्स जो है नेट फोर्स अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब पार्टिकल ऊपर जाएगा, और अगर नेट फोर्स अगर नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड आएगा, क्लियर। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला, बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1, ओके, एंड z0 ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज द ओरिजिन। समझो बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ठीक है, हमारी जो इक्वेशन थी, ठीक है, किसकी, नेट वर्क डन की, वहाँ पे अगर हम बीटा ग्रेटर देन 1 रखते हैं और z0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो अगर हमें नेट वर्क डन जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल जो है हमेशा कहाँ पहुँचेगा बेटा, ओरिजिन पे, ठीक है। थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन है, यस हमें थोड़ी स्पेसिंग भी ज़्यादा चाहिए, बट आई थिंक आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि हमें करना है क्या, क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एनालिसिस। एनालिसिस की बात करें बेटा, हाँ मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन टफ था, यस डेफिनेटली टफ था, मॉडरेट से डिफिकल्ट या डिफिकल्ट की पोजीशन में रखूंगा क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो है इतना क्लिक कर नहीं पाते, और अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टाइम लिमिट होती है, विद इन 3 आवर्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन विच आर इजी और विच आर ऑलवेज कम इन योर कंफर्टेबल जोन, ठीक है। एक बार आप अपने को जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, अगर आपका टाइम बचता है तो, नहीं तो अपना टाइम मैक्सिमम आप वहीं डिवोट कीजिए जहां आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्लियर है बेटा, यस और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 एंड अगेन फ्रॉम द सेक्शन नंबर 2 पेपर नंबर 2। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, यस बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्लियर। अब समझो
यहाँ पे आपको दिया है बेटा ए डबल स्लिट सेटअप इज शोन इन फिगर, एक डबल स्लिट सेटअप आपको दिया है, बहुत ध्यान से समझे, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ आपको बोला है कि डबल स्लिट आपको दी है, इसमें से हम जो है लाइट रे जा रही है, वो लाइट रे यहाँ से पास होकर के एक डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमें जो इस क्वेश्चन में बताना है वो क्या है बेटा कि जो लाइट रे जा रही है उसका जो फेज डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, या यहाँ पर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिवली डिटेक्ट, मतलब ओवरऑल अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शंस में ये हमेशा फेज डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी भी तरह से यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकाल लें, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हमारे लिए ये हो जाएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कोई भी ऑप्शंस को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्चुअली वो सही है या नहीं। क्लियर है बेटा? चलिए नाउ कम टू सॉल्यूशन। अब समझे बेटा, अगर हम यहाँ बात करें एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा ये स्लिट S1 है, ये स्लिट हो गया मान लो S2, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम एक दूसरा बनाते हैं अच्छा वाला। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट आए, ठीक है, और या इसको ऐसे समझो, चलो ये हमारे पास जस्ट लेट्स सपोज ये हमारे पास स्लिट S1 है, ये स्लिट हो गई S2, ये हो गया S1, ये हो गया मेरे पास S2। क्लियर है? अब समझो, मान लिया कि बेटा यहाँ पर कोई वेव फ्रंट है, लाइट जो है वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रही है और वो इस तरह से आई। बोलो क्लियर? अच्छा, जब वो लाइट इससे पास हो रही होगी तब तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो ये हो गया S1, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये तो क्या हो गया बेटा AB क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। यस और नो? क्योंकि लाइट रे जब S1 स्लिट तक पहुंच गई तब तक A से जो पार्टिकल जो कि सेम फेज में है वो अभी A पर है। यस और नो? तो यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या मिला? B। अगर मैं बात करता हूँ कि इस वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस वी हैव दिस इज अल्फा। क्लियर? तो अल्फा अगर हमारे पास है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात और बोल दी थी कि यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर का जो मीडियम है वो N1 है और इसके नीचे जितने भी है उसका मीडियम N2 है। मतलब अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो इसके जो हमारा ये वेवलेट्स है, ठीक है, इनके लिए भी क्या होता है बेटा? वैलिड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? N1 साइन ऑफ अल्फा, और मान लिया कि बेटा ये यहाँ से निकल के जो वेव फ्रंट है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मान लेते हैं कि इसको कोई डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एक डिटेक्टर है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो एक तो हमारे पास हो गया ये, लेकिन अब आप ये सोचो बेटा, यहाँ पर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो एक पार्टिकल वो यहाँ पहुंच जाएगा। यस और नो? तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। बोलो क्लियर? और मान लेते हैं कि बेटा मैंने इसको नाम दे दिया A, ये दे दिया था B, ये हो गया मेरा C। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ का पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल यहाँ, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया बेटा? फेज डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस। या सुनो, तो ओवरऑल अगर हम बात करें सर ये पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है बेटा। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर पाथ डिफरेंस, बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स। यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं दैट इज व्हाट, देखो थोड़ा सा नॉलेज बेटा होना चाहिए क्योंकि आप जेई एडवांस का एग्जाम देने आए हो, ठीक है। तो जेई एडवांस के एग्जाम में बेसिक नॉलेज हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा N1, ठीक है। अच्छा, N1 तो हो गया एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, मैं ये बोलूँगा कि ये पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा दिस इज AB, और यहाँ पर आ जाएगा -N2, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा दिस इज S1C। क्लियर? तो अगर आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये AB कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो बेटा ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, यस और नो, ये अल्फा। क्लियर? तो आप AB को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा बेटा S1B, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा D साइन ऑफ अल्फा। बोलो यस और नो? ऐसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं -N2 D साइन ऑफ, और हमने मान लिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है बेटा? थीटा, तो ये थीटा हो गया।
ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं डी को, ये हो जाएगा n1 साइन अल्फा माइनस ये हो जाएगा n2 साइन थीटा। ठीक है, अब n1 साइन अल्फा और n2 साइन थीटा दिए तो क्या है बेटा, सेम, यस और नो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, क्लियर। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डेल्टा x इक्वल टू 0। इसका मतलब जब पाथ डिफरेंस 0 है तो वो तो किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा, यस और नो। तो हम बोलेंगे द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, यस, डी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। द टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, यस, क्योंकि फेज डिफरेंस बेटा 0 है तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज डिपेंड्स ऑन n1, बट बेटा n1 n2 की तो बात ही नहीं है क्योंकि फेज डिफरेंस में यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, यस सुनो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, डी की बात करते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रे वैनिश ओनली फॉर सर्टेन वेवलेंथ ऑफ डी। अरे बेटा डी की सारी वेवलेंथ के लिए हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस कितना है, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है, क्लियर। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, और बहुत हम कह सकते हैं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की बात करेंगे तो यस मैं मॉडरेट कैटेगरी में इसको रखूंगा, क्लियर है। और इम्पोर्टेंट बात है, क्या ये थ्योरी पे बेस्ड था, नहीं, हाँ ठीक है, अगर आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बोलो क्लियर है। अच्छा, और अदरवाइज कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, एकदम क्लियर। चलिए बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2, क्लियर। And this is a question, this is related to thermodynamic processes. So now concentrate on a screen. In the given PV diagram, a monoatomic gas is first compressed adiabatically from state A to state B. Okay, fine. Then it expands isothermally from state B to state C. Okay. Which of the following statement is or are correct? मतलब हमें 4 options दिए हैं यहाँ पे, और जो given PV diagram है उसको देख के हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, क्लियर है बेटा, यस और नो। सो नाउ कंसंट्रेट ऑन अ स्क्रीन, यस। सो पहले यहाँ पे आप देखिए कि बेटा ऑप्शन में क्या क्या पूछा आपसे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। इसका मतलब हमें हर प्रोसेस में या जो भी प्रोसेस आपको गिवन है उसमें आपको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको बोला है ABC के दौरान, मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है वो फाइंड करना है। सेकंड, वी हैव टू फाइंड वर्क डन इन अ प्रोसेस B to C, देन A to B एंड देन C to A, क्लियर। देखो बेटा, एक तो यहाँ से समझो, अगर C to A की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सो इन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द वर्क डन इज 0, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज डायरेक्टली करेक्ट, यस और नो। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा AB, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारा AB, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, क्लियर। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन यहाँ पर A के लिए प्रेशर और वॉल्यूम हमें क्लियर है, बट B के लिए प्रेशर तो क्लियर है लेकिन वॉल्यूम क्लियर नहीं है। तो कहाँ से आएगा बेटा, तो पहले हम बात करते हैं AB प्रोसेस के लिए, ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 पावर गामा, दिस शुड बी इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, क्लियर टू यू। अच्छा, अगर हम P1 की बात करते हैं तो P1 जो है वो कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, अच्छा V1 कितना है बेटा 0.80 पावर गामा, दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा P2 कितना है 300 किलो पास्कल 10 टू द पावर 3 एंड दिस इज V2 पावर गामा। यहाँ से इसको क्या कर दो बेटा, कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 अपॉन 0.80 पावर गामा, दिस शुड बी इक्वल टू 1/3, क्लियर। अच्छा, यहाँ से हम लिखेंगे V2 अपॉन 0.80, दिस शुड बी इक्वल टू 1/3 पावर 1 गामा। अच्छा, गामा की वैल्यू कितना है बेटा 5/3, या सुनो 5/3 कितना होता है, एक्चुअली 5/3 है, यहाँ कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 कितना होता है 0.6, सो 1/3 पावर 0.6, इसकी वैल्यू कितनी लेनी हमें 0.5, तो यहाँ पर आ गया 0.5, क्लियर है। तो V2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, V2 दिस इज इक्वल टू 0.40 मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप समझ लो बेटा ये वैल्यू कितना है 0.40, बोलो क्लियर, यस सुनो। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस A to B, क्लियर। सो
वर्क डन फ्रॉम A to B, this is given by, we can say PB VB minus PA VA divided by gamma minus 1. Clear to everyone? So PB is given to you 300 into 10 to the power 3 VB is given to you 0.40 minus PA equal to what? 100 into 10 to the power 3 multiply, we have here 0.80 divided by, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू कितना 5/3 माइनस 1. क्लियर है? सो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वर्क डन A to B. अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, चलो एक बार कैलकुलेशन करते हैं. कितना आता है बेटा, 10 to the power 3 और 10 to the power 5 को तो मैंने कॉमन ले लिया. अब अंदर क्या रहेगा बेटा, सोचो 3 into 0.40, सो दिस इज 1.20 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 0.80 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू कितना है, दिस इज 2/3. क्लियर? सो अगर हम यहाँ बात करें वर्क डन फ्रॉम A to B, work done from A to B, this is equal to 10 to the power 5 0.40 and this is 3/2. क्लियर? यहाँ से अगर हम बात करें दिस इज 0.20 0.60, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 60 किलो जूल. एक बात ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा. क्यों? देखो बेटा वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं गैस सिलेंडर पिस्टन का, ठीक है. तो अगर हम पिस्टन को अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, इसका मतलब हम पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण से गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है. सो व्हेन द वर्क डन ऑन द सिस्टम वी विल ऑलवेज टेक इट नेगेटिव. क्लियर? तो वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ वर्क डन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव. सो प्रोसेस A to B में इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा 60 किलो जूल. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है. ठीक है. अब हम बात करते हैं बेटा BC प्रोसेस के लिए. तो BC प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये समझिए बेटा जो BC प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा है. सो BC प्रोसेस जो है हमारा वो है हमारा दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज इक्वल टू PC VC माइनस PB VB डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.80 माइनस 0.40, सॉरी दिस इज इक्वल टू गामा माइनस 1. यस सर, क्या ये लगाएंगे, नहीं. ये किसका होता है बेटा, एडियाबेटिक का. BC प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस. P इनिशियल और V इनिशियल लॉग बेस E, यहाँ पे आ जाएगा बेटा VC ओवर VB. यहाँ तक क्लियर है. अच्छा PB कितना है बेटा 300 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, अच्छा VB कितना गिवन है 40/100. क्लियर? दिस शुड बी इक्वल टू लॉग बेस E. अच्छा VC बाई VB, VC कितना है 0.80 डिवाइड बाई 0.40, ये वैल्यू कितनी होगी 2. ठीक है, 1 2 1, यहाँ पे आ गया बेटा 100. यहाँ से आ गया बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू लॉग बेस E 2. अब देखो लॉग 2 की वैल्यू कितना लेना है 0.7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 0.7. बोलो क्लियर है. अच्छा टोटल, अच्छा यहाँ पे एक 4 भी है ना बेटा 4, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा सोचो 21, ये हो जाएगा 21 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 84 किलो जूल. क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी करेक्ट है. लेकिन हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन दिस साइकिल. क्लियर? साइकिल कौन सी है बेटा हमारे पास, A से B और C एंड अगेन A. क्लियर? सो अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन इन ABC साइकिल, कितना हो जाएगा बेटा 84, तो पॉजिटिव वर्क डन है हमारे पास, माइनस 60. ठीक है, और C to A प्रोसेस में वर्क डन 0, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 24 किलो जूल. क्लियर? सो दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन थ्रू द प्रोसेस AB BC एंड अगेन CA. क्लियर? तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत. अच्छा ये आंसर बहुत सारे स्टूडेंट क्या आया है, तो आप बोलोगे सर कैसे आया. अरे बेटा उन्होंने यहाँ पर अगर आपने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम, तो आपका ये क्या हो जाएगा 84 प्लस 60 144. इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर 1 को भी टिक कर सकते हो. बोलो क्लियर? और बच्चे बोलेंगे सर ABCD सारा हमारा करेक्ट है, जबकि नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, केवल B C एंड D इज करेक्ट आंसर. क्लियर है बेटा? सो अगर अब हम इसके एनालिसिस की बात करें
तो एनालिसिस बात करें, मैं कहूँगा इजी टाइप का क्वेश्चन था, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एडवांस में आते हैं तो इसका मतलब हमें उनको अच्छे से ग्रेप करना है और इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। अगर हमें पता लग जाए कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, अब बोलो सर हमें कैसे पता लगेगा, बात भी सही है बेटा। तो जैसे जैसे आपको लगता है कोई क्वेश्चन टफ है, अभी आपके लेवल से बाहर है, उसको स्किप कीजिए, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।